बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम जिन दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हम बेसिकली सेल ऑर्गेनेलिस के पोर्शन को स्टडी कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सेल ऑर्गेनेलिस से पहले कि हमारे पास सेल क्या होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो सेल है, हम कहते हैं कि इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है, चाहे कोई एनिमल है, चाहे ह्यूमंस है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक, उनका जो बेसिक लेवल है जहाँ से वो बनना शुरू होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। सेल हमारे पास एक बेसिक यूनिट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल है। और हम अब सेल को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ एनिमल सेल, ठीक है, ये हमारे पास एक एनिमल सेल है, इट इज एनिमल सेल। तो हमारे पास इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है, जो हमारे पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोस्केलेटन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा अगर हम सेल ऑर्गेनेलिस की बात करें तो हमारे पास न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है, हमारे पास राइबोसोम है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे पास प्लास्टिड्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी apparatus है, लाइसोसोम्स हैं, सेंट्रीओल्स हैं और वैक्यूल्स है, ठीक है। ये सारे हमारे पास ऑर्गेनेलिस हैं। इन ऑर्गेनेलिस का क्या मतलब है कि सारे ऑर्गेनेलिस जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक सेल बनता है, ठीक है। यानी अगर सेल की स्ट्रक्चर को देखा जाए कि सेल के अंदर क्या-क्या मौजूद है, कैसे सेल बनता है, तो ये सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये हमारे पास मिलके एक सेल बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। इसी तरह हमारे पास एक प्लांट सेल के भी अंदर ऑलमोस्ट यही ऑर्गेनाइज प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन सब ऑर्गेनाइज का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो आज हम जिस ऑर्गेनेल को स्टडी करेंगे वो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus। इससे पहले हम बाकी ऑर्गेनेल्स को स्टडी कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हम इसको एब्रिविएशन के तौर पे ER भी लिखते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक का E और रेटिकुलम का R, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक जाल सा, ठीक है, एक चेन सी, ठीक है, एक जाल सा बुना हुआ होता है ऑफ इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या है, कनेक्ट होना, आपस में मिला, इंटरकनेक्टेड उनका आपस में मिला, यानी जो भी जाल नमा जो चीजें हमें चेन सी नजर आती है वो आपस में मिली हुई होती है, चैनल्स, ठीक है। चैनल्स का यहाँ पे वैसे जो मीनिंग आ रहा है, मतलब ये एक रूट होता है, एक रास्ता सा होता है दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इनवेल्व। अब अगर आपने सेल का स्ट्रक्चर्स को आपके ज़हन में होगा तो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक सेल होता है, ठीक है, एनिमल सेल की बात करें तो हमारे पास सेल के बिल्कुल सेंटर में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है और सेल ये जो हमारे पास प्रेजेंट होता है, ये जो इसकी आउटर बाउंड्री होती है, ये जो हमें एक वॉल सी नजर आती है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो भी यहाँ पे मटेरियल होता है, एक फ्लूइड सा होता है, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास साइटोप्लाज्म है। और ये जो एक ऑर्गेनेली जो बिल्कुल सेंटर में होती है उसको हम कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। प्लांट सेल के केस में ये थोड़ा साइड पे होता है, एनिमल सेल में ये बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस की भी इसको एक स्पेसिफिक इसकी भी एक बाउंड्री होती है, ठीक है। बाउंड्री कह लें, ये एक मेम्ब्रेन होती है जिसने सेल न्यूक्लियस को कवर किया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियर इनवेल्प है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं कि इट इज एक्सटेंड, यानी ये बड़ी होती है फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। ये जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, सी फॉर में यहाँ पे सेल लिख रही हूँ और एम फॉर मेम्ब्रेन लिख रही हूँ, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये जो एक स्पेसिफिक बाउंड्री है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर इनवेल्प है, ठीक है। एन फॉर न्यूक्लियर एंड ई फॉर मैं यहाँ पे इनवेल्प लिख रही हूँ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो ऑर्गेनेली है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन है और ये वाली जो न्यूक्लियस इनवेल्प है, इन दो यहाँ इसके दरमियान, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एक्सटेंड का मतलब है कि यहाँ पे फैली हुई होती है, यहाँ पे बड़ी हुई होती है, ठीक है। यहाँ ये हमारे पास एक मतलब ये इसकी ऑकरेंस के बारे में बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है, यानी साइटोप्लाज्म में ही बेसिकली जितनी ऑर्गेनेल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म के बारे में पहले डिटेल से जान चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्चुअली एक नेटवर्क सा होता है, जो नेटवर्क आपस में मिला हुआ होता है और ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेल्व के दरमियान में फैला हुआ होता है, ठीक है। नेटवर्क का मतलब है एक चेन सी, एक मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं, चेन सा, एक जाल नुमा चीजें होती हैं, ठीक है, जाल नुमा एक स्ट्रक्चर है जो कि आपस में मिला हुआ होता है।
और हम कहते हैं ये जो नेटवर्क है या फिर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेलप के दरमियान में फैला हुआ है, ये 2 तरह का होता है, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह से हो सकता है। फर्स्ट तो ये जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकते हैं और हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकता है। यहाँ पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER लिखते हैं, लेकिन अगर रफ है तो हम इसको RER लिखेंगे और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो स्मूथ के लिए हम S लिखेंगे, एंडोप्लाज्मिक का E लिखेंगे और रेटिकुलम का R लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बना? दो दो आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 तरह के नेटवर्क हो सकते हैं, रफ भी हो सकते हैं और स्मूथ भी होता है। अब हम डिटेल से जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो हम कहते हैं इट इज़ सो नेम्ड बिकॉज़ ऑफ इट्स रफ अपीयरेंस, ठीक है? अब हमें पता है कोई भी चीज़ रफ और नाहमवार, रफ का उर्दू में इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो नाहमवार हो, जिसकी अपीयरेंस जो है वो रफ सी हो, ठीक है? यानी देखने में कुछ हमें रफ सा नज़र आए। इसी वजह से इसका नाम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम इसको कहते हैं रफ है, क्योंकि इसका नेम इसलिए हम इसको रफ कहते हैं क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो थोड़ी रफ सी है। अब ये रफ क्यों है? क्योंकि ड्यू टू द न्यूमेरस राइबोसोम्स दैट आर अटैच्ड टू इट, न्यूमेरस का मतलब है कई ज्यादा, ठीक है? कई ज्यादा। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, हमारे पास रफ और स्मूथ दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है? यहाँ पे मैं सेपरेट कर देती हूँ, ये वाला जो इतना सा पोर्शन है ना, ये इतना सा, ये वाला हमारे पास ये है, हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? ये हमारे पास रफ है और ये जो इतना सा पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है? ये हमारे पास स्मूथ है, स्मूथ के लिए मैं यहाँ पे एस लिख रही हूँ। तो हम ये आप देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसके ऊपर छोटे-छोटे ब्लू कलर के छोटे-छोटे बॉल्स ही नजर आ रही हैं, ठीक है? ब्लू कलर के छोटे-छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, नुक्ते नुमा चीजें नजर आ रही हैं। ये नुक्ते या ये जो डॉट्स नजर आई, ये एक्चुअली क्या है? ये राइबोसोम्स है, ठीक है? राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम भी सेल की एक ऑर्गेनेली है। इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं, ठीक है? अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो देखना ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। राइबोसोम कहते हैं कि राइबोसोम 2 तरह से सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहा होता है, यानी फ्लोट कर रहा होता है, या फिर ये क्या होता है, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है? हमने पहले भी इस चीज़ को जाना था कि राइबोसोम 2 तरह से प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, या तो वो सेल की साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहा होता है, या फिर वो क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये उसके ऊपर प्रेजेंट होता है तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं ये रफ है। क्यों रफ है? क्योंकि आप देखिए ना, कोई भी चीज़ है जैसे कोई सरफेस ही है, अगर उसके ऊपर छोटी-छोटी कोई उभारना हुआ कोई चीज़ है, आप उसको हैंड से टच करके देखेंगे तो आपको कोई चीज़ उभरी हुई नज़र आपको स्मूथ तो फ़ील ही ना होगा। एक सरफेस जो बिल्कुल स्मूथ है और एक सरफेस ऐसी है जिसके ऊपर आप टच करें तो आपको हल्की दानेदार सी कुछ चीज़ें महसूस हो रही हैं, तो हम उसको कहेंगे रफ़ चीज़ है, ठीक है? ये मतलब रफ़ सी अपीयरेंस हमें फ़ील हो रही है क्योंकि हमारा हैंड जो है उसके ऊपर से बिल्कुल स्मूथ से फिसल नहीं रहा, बल्कि हमें कुछ चीज़ फ़ील हो रही है, ठीक है? तो हम कहेंगे थोड़ी रफ़ सी सरफेस है। इसी तरह ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर ये हमारे पास ये जो छोटे-छोटे बॉल्स आपके फ़ील हो रहे हैं, ठीक है? ये जो डॉट्स हैं, ये एक्चुअली क्या है? ये हमारे पास राइबोसोम्स है, ठीक है? ये क्या है? राइबोसोम्स है। और अगर हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थोड़ा फ़ील करके देखेंगे, तो हमें ये थोड़ी रफ़ सी नज़र आएगी। इसी वजह से हमने इसको नाम दे दिया, हमारे पास रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों रफ़ एंडोप्लाज्मिक? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है? और हम इसका अगर देखें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, RER मीन्स कि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? अब राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। अगर आपको राइबोसोम्स याद होगा तो आपके ज़हन में होगा कि राइबोसोम का जो प्राइमरी फंक्शन राइबोसोम किस चीज़ में हेल्प करता है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है? यानी सेल ने जो प्रोटीन प्रिपेयर करनी है वो एक्चुअली उसके रिस्पॉन्सिबल राइबोसोम्स होता है। अब अगर रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, तो इसी राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से हम कहते हैं ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या फंक्शन है? ये सेल की प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। सिंथेसिस का मतलब तैयारी में हेल्प करता है, ठीक है? तो हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में जाना है कि क्या होता है इसका फंक्शन। ये एक्चुअली प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद हम अगर दूसरा जो हमारे पास टाइप आती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर ER। अच्छा, इसको हम देखें तो हम कहते हैं इट लेक्स राइबोसोम्स। ये हमारे पास राइबोसोम्स इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, इसी वजह से हम ये लेक्स का मतलब इसके ऊपर कमी होती है, ठीक है? इट लेक्स राइबोसोम, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, जैसे हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में जाना ही था कि वो हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस में हेल्प करते हैं? ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं।
अच्छा, यहाँ पे लिपिड बेसिकली हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है? जो हमारे बॉडी में फैट होता है वो एक्चुअली फैटी एसिड की वजह से होता है। फैटी एसिड लिपिड्स का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। और मेटाबॉलिज्म का मतलब मेटाबॉलिज्म एक कंप्लीट प्रोसेस है। इस मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का टूटना और दोबारा से बनना, ठीक है? यानी इसके अंदर 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है? अब क्या होता है यानी बॉडी के अंदर हमारे देखिए ना हमारा बॉडी है उसको एनर्जी की भी ज़रूरत है उसको ठीक है? एनर्जी की ज़रूरत है तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में एक बॉडी को मिलती है। अच्छा क्या होता है कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो आपस में पहले टूटते हैं, ठीक है? स्मॉलर सेल्स आपस में टूटते हैं, फिर जब उनकी जो जो टूट जाते हैं फिर वो दोबारा आपस में एक कंप्लीट प्रोसेस स्टेप्स के बाद वो दोबारा आपस में मिलते हैं। जो टूटने का प्रोसेस उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं और जो दोबारा से बनने का प्रोसेस है उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि लिपिड का टूटना सेल्स के अंदर दोबारा से उनका एक एनर्जी की फॉर्म में एक न्यू मॉलिक्यूल्स का बनना, तो ये हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म का होता है, ठीक है ये। अब इसके बारे में डिटेल से हाई क्लासेस में भी स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख लें कि लिपिड का टूटना दोबारा से बॉडी को एज ए एनर्जी के तौर पर मिलना, ये हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे पास क्या करती है कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है और इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। एंड इन द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या? मुंतकिल करना मटेरियल्स का फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है और ये जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। इसी तरह अब एक सेल तो बॉडी के अंदर नहीं ना होता, हमने देखा था सेल तो हमारे पास बेसिक लेवल है, डिफरेंट सेल्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक टिश्यू बनता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने जाना है कि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, दूसरा हम कहते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल का मतलब है कि अशिया यानी मटेरियल का मतलब है कि कोई भी सेल के अंदर जो सीक्रेशन आ रही है या जो भी कोई चीज इंटर हो रही है बाहर निकल रही है वो सारा मटेरियल ही हम उसको काउंट करेंगे ना। तो हमारे पास एक सेल के एक पार्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट कलर नॉमिनेट कर देती हूँ आपको क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये एक मटेरियल है, ठीक है? तो ये एक सेल है, पूरा एक सेल है यहाँ पे, ठीक है? ये जो मटेरियल इसने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है तो इसको कहेंगे एक सेल के पार्ट्स है, ठीक है? मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, ठीक है? पार्ट ऑफ द सेल हम यहाँ पे बात करें एक सेल के ही अंदर, ठीक है? सेल के ही अंदर एक मटेरियल का दूसरी पार्ट तक जाना उसको हम कहते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, ठीक है? ऐसे भी हो सकता है कि एक सेल से दूसरे सेल तक जाना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में हम कहते हैं कि हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल के अंदर ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास एक तो लिपिड की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, सेकंड हमारे पास एक सेल के अंदर ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने के लिए मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा एक इसका और मेजर फंक्शन ये है, इट डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफाई का मतलब है कि जितने भी टॉक्सिन या जो भी जर्म्स वगैरह, जर्म्स मैं वैसे कह रही हूँ लेकिन जो भी मतलब जहरालू जो डिटॉक्सिफाई करना किसी टॉक्सिन को रिमूव करना, ठीक है। इट आल्सो डिटॉक्सिफाई हार्मफुल केमिकल्स। हार्मफुल का मतलब है जो कि नुकसानदायक केमिकल है दैट हैव इंटर द सेल, ठीक है। जो सेल के अंदर ऐसे केमिकल जो कि सेल को नुकसानदेह है, ठीक है, नुकसानदायक है, जो कि सेल के लिए अच्छे नहीं है, यूजफुल नहीं है, उनको खत्म करने के लिए भी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प करता है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन जाना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि एक तो इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, जब राइबोसोम्स नहीं होते तो इनकी सरफेस स्मूथ होती है, इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक तो ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, दूसरा एक सेल के अंदर ही वन पार्ट ऑफ द सेल से दूसरे पार्ट के सेल तक जाने के लिए मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और अगर सेल के अंदर कोई नुकसानदायक केमिकल्स या कोई ऐसे मटेरियल एंटर हो चुके हैं जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है, उनको रिमूव करने के लिए भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वो हेल्पफुल है। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए आप ये हमारे पास अगर यहाँ पे हमारे पास ये चेन्स हमने देखा था कि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली क्या होती है, ये हमारे पास चैनल्स होते हैं, ठीक है। यानी एक चैनल है तो दूसरा उसके साथ मिला हुआ, ये जो आपको थैलीनुमा से एक स्ट्रक्चर से इसको कहते हैं ये रूट है, यानी एक रास्ता बना हुआ, एक चैनल सी होती है। लेकिन इसके ऊपर ये जो आपको डार्क कलर के छोटे-छोटे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, जो हमें एक्चुअली डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेज़ेंट है। व्हाइल इन केस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी डॉट से या कोई भी आपको बॉल सी नज़र नहीं आ रही, ठीक है? यानी ये जो बॉल्स मैं कह रही हूँ ये एक्चुअली राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है? ये जो आपको छोटे-छोटे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास
राइबोसोम्स है, इसी वजह से हम कहते हैं राइबोसोम्स जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होगी तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। और ये हमारे पास देखिए ये भी एक बिल्कुल एक सैक है, एक चैनल बना हुआ है, ठीक है, आपस में जो कनेक्टेड हैं। तो और ये हमारे पास जो है वो नेटवर्क है, लेकिन इनके ऊपर ये आपको स्मूथ नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर कोई भी आपको डॉट से नजर नहीं आ रहे, डॉट से मतलब इनके ऊपर आप राइबोसोम्स नजर नहीं आ रहे, तो ये सर्फेस इनकी जो है वो बिल्कुल स्मूथ है। तो ये हमारे पास क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर है। अब अगर हम यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एनिमल सेल है, ठीक है, यहाँ ये आपकी बुक में भी आपको दिखाया गया है। अगर हम देखें कि एनिमल सेल के अंदर कहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो आप इनको देखिए, यहाँ पे आप जूम करके देखिए हमारे पास क्या है, एक बिल्कुल एक सेल है। अगर ये एक सेल है तो सेल के बिल्कुल दरमियान में आपको क्या नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे उन्होंने नॉमिनेट किया, इट इज न्यूक्लियस। और देखिए अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको क्या नजर आ रही है, येलो कलर की एक नेटवर्क नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो नेटवर्क आपस में मिला हुआ है, ठीक है। इनको उन्होंने नाम दिया है कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये जो आपको न्यूक्लियस के बिल्कुल सराउंड में बिल्कुल एक इर्द गिर्द एक ये जो चैनल सा एक नेटवर्क सा नजर आ रहा है, ये हमारे पास रफ है। अब इसको रफ क्यों कहा है, कि हमारे पास इनके ऊपर आपको ब्लैक कलर में छोटे-छोटे से ये जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये राइबोसोम्स है। उन्होंने यहाँ पे शो किया है, ये जो ब्लैक कलर में आपको पॉइंट नज़र आए, ये हमारे पास राइबोसोम्स है, ठीक है। यानी ये सारा हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन इसके ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमें पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं, इसी वजह से हम इसको नाम रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। लेकिन इसके साथ ही आप देखें यहाँ पे भी एक येलो कलर में ही हमें दिखाया गया एक नेटवर्क सा, एक चेन सी नज़र आ रही है, जो हमारे पास क्या है, इसको नाम दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये इनके ऊपर देखिए आपको इसके ऊपर ब्लैक कलर में कोई भी डॉट्स नज़र नहीं आ रही, यानी ब्लैक कलर के जो राइबोसोम्स है वो प्रेज़ेंट नहीं है। अब राइबोसोम प्रेज़ेंट नहीं है तो हमारे पास क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअली ये दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन इनको डिफरेंशिएट इनको क्यों रफ कहते हैं, क्यों इनको स्मूथ कहते हैं, क्योंकि रफ के ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास स्मूथ होते हैं इनके ऊपर ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि हमारे पास क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और अगर आप देखिए हमारे पास इसकी बिल्कुल सराउंडिंग में क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और ये बिल्कुल दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की ये जो वॉल है, ये हमारे पास न्यूक्लियर इनवेल्प है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर इनवेल्प है, इन दोनों के ये जो दरमियान इतना सारा मटेरियल आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। तो हमने जाना था कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल मेम्ब्रेन और हमारे पास न्यूक्लियर इनवेल्प के दरमियान में एक्सटेंड हुई नजर आती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये भी आपको ये जो नजर आ रही है हमारे पास क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यानी आप यहाँ पे एक क्लियर आपको आई थिंक डेफिनेशन होगी कि हमारे पास यहाँ पे भी फैली हुई, यहाँ पे भी फैली हुई है और ये सेल के सराउंडिंग में भी फैले हैं। लेकिन आप देखें कि न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं है, इसी वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेल्प के बाहर, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेल्प और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी जो साइटोप्लाज्म है, इनके दरमियान में हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक्सटेंड हुई होती है और ये हमारे पास स्मूथ भी हो सकती है और रफ भी होती है। जो हमारे पास रफ होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, ये हमारे पास जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करती है। और जो स्मूथ होती है हमारे पास लिपिड की मेटाबॉलिज्म हेल्प करती है और एक सेल के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। और ये हमारे पास जो हार्मफुल केमिकल्स जो सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली वो है हमारे पास गोल्जी apparatus, ठीक है। अच्छा, अब हम गोल्जी apparatus एन इटालियन फिजिशियन कैमेलियो गैल्जी डिस्कवर अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स जिसको हम कहते हैं सिस्टर्नी इन सेल, ठीक है। अब इसको गोल्जी apparatus इस ऑर्गेनेली, ये दूसरा ऑर्गेनेली जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसको गोल्जी apparatus क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ना वो था कैमेलियो गैल्जी, ठीक है, कैमेलियो गैल्जी। ये जो कैमिलो गैल्जी थे इन्होंने 1906 में गोल्जी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, ठीक है, फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। उनका फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में एक स्पेसिफिक इनका रोल है, इनकी सर्विसेज है, इन्हीं वजह से इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया, ठीक है। तो हम कहते हैं ये जो गोल्जी apparatus जो कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है, इनको डिस्कवर करने वाले एक फिजिशियन है इटली के रहने वाले कैमिलो गैल्जी, और उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उन्हीं के नेम से हम इनको गोल्जी apparatus कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास कैमिलो गैल्जी की ये साइंटिस्ट है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो गोल्जी apparatus होती है, क्या होती है? सेट सेट का मतलब एक सेट सा होता है, ठीक है? एक स्टॉक होता है, फ्लैटेंड
फ्लैट का मतलब क्या, चिपटी सी। सेक्स का मतलब क्या होता है, थैली, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं, ये जो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस है, जो कि आपकी बुक में इसको वाज़ेह तौर पे दिखाया गया, ये हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस की डायग्राम है, ठीक है। ये अब देखिए, अब चिपटी सी एक सेक्स है, इसका सेक्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास थैली नुमा एक चीज़ होती है, और इसी को हम कहते हैं कि हमारे पास सिस्टर्न, यानी एक किस्म की लेयर, एक फोल्डिंग सी नज़र आती है, एक थैली नुमा एक चीज़ नज़र आती है, जो जिसके अगर हम देखें तो एक चिपटी सी होती है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास गोल्जी apparatus है, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सेक्स, यानी एक चिपटी नुमा एक जो थैली नज़र होती है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं कि उनका एक सेट, पूरे सेट को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, गोल्जी apparatus है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको देखें, हमारे पास अगेन एक एनिमल सेल है। अगर हम इसको दोबारा यहाँ पे ज़ूम करके देखें, तो हमारे पास, हमने पहले देखा था कि हमारे पास हमारे पास एक न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है, दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस है, इसकी सराउंडिंग में हमने अभी देखा था कि हमारे पास एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम है, जो कि रफ भी है, स्मूथ भी है। इसके साथ सेल के अंदर और भी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देखिए, जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है, हमारे पास क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो गोल्जी अपरेटस है, इसी का दूसरा नाम हम इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल के अंदर आपको नजर आ रही है ना, एक थैली नुमा सी चीज है, ठीक है। आप देखिए, हमने पहले देखा था कि एक चिपटी सी थैली होती है, ठीक है। तो ये वाली थैली सी जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं, हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये अब जो आपको पहले स्ट्रक्चर दिखाया था, वो इसी को जूम करके दिखाया हुआ था। तो एक सेल के अंदर इसकी जगह हमने देखी, इसकी जगह भी बेसिकली सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेल्प के दरमियान में ही, जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके दरमियान में ही प्रेजेंट होती है। और ये हमारे पास एक फ्लैट किस्म की सैक्स होती हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर चिपटी हुई होती है, एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होती हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर उन्होंने एक दूसरे के साथ ही बिल्कुल अटैच होती हैं, और ये हमें एक स्पेसिफिक एक न्यू स्ट्रक्चर नजर आता है। इसी वजह से हमने इसको एक नई ऑर्गेनेली का नाम दिया है, और इसका नाम क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब हम कहते हैं, इन दिस सेट मैनी सिस्टर्निया स्टॉक्ड ओवर ईच अदर। अब यहाँ पे आप देखिए, हमारे पास एक दोबारा एक डायग्राम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। उन्होंने कहा कि मैनी सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी का यहाँ पे मतलब क्या है, सिस्टर्नी का मतलब है क्या है। अच्छा, ये देखिए, आप एक सैक है ना, बिल्कुल एक, ये हमारे पास एक थैली है, इसके बिल्कुल नीचे एक हमारे पास एक दूसरी थैली है, फिर नीचे एक और सैक्स है, ठीक है। एक थैली है, मतलब थैली का मतलब, मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल करूँ, इसका मतलब कि एक सैक सी एक स्ट्रक्चर है। ये कब देखिए, एक फोल्डिंग से, सिस्टर्नी का मतलब, इसको नाम दिए, जो एक सैक है ना, इसको हमने नाम दिया, हमारे पास सिस्टर्नी है, क्या है, सिस्टर्नी है। इसी तरह एक दूसरे नीचे एक सैक, हमारे पास एक दूसरा सिस्टर्नी है। आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने लेबल भी किया हुआ है कि हमारे पास क्या है, इसको हम क्या नाम देंगे, सिस्टर्नी का नाम देंगे। और ये सारी सिस्टर्नीज एक फोल्डिंग्स जो आपको नजर आ रही है, एक स्पेसिफिक किस्म की एक फोल्डिंग सी जो है, एक सिस्टर्नी जिसको हमने नाम दिया, एक दूसरे के ऊपर स्टॉक की हुई, एक दूसरे के ऊपर हमला, एक दूसरे के ऊपर जैसे एक तह नहीं बिछा देते एक चीज के ऊपर, दूसरी सरफेस एक, फिर उसके ऊपर कोई रख देते, इस तरह से एक स्टॉक सा हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं, इस सेट में मैनी सिस्टर्नी आर स्टॉक्ड ओवर ईच अदर, ठीक है। यानी एक पूरा सेट जो हमें गोल्जी ऑपरेटस का नजर आ रहा है, इसके ऊपर डिफरेंट सेक्स हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक किया हो, एक दूसरे के ऊपर अटैच है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो हम कहते हैं, एक पूरा स्टॉक जो है हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन उसके अंदर जो डिफरेंट सेक्स हैं, वो हमारे पास क्या है, सिस्टर्नी है। ये जो एक सिस्टर्नी है, फिर इसके नीचे क्या है, ये थैली नुमा से जो स्ट्रक्चर है। अगर हम इंडिविजुअली बात करें, तो हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर्नी कहेंगे, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, गोल्जी ऑपरेटस कहेंगे। इसकी कहते हैं, द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्न इज कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमने देखा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का दूसरा नेम क्या है, गोल्जी ऑपरेटस भी, हम गोल्जी ऑपरेटस भी कह सकते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक इतना सा स्ट्रक्चर होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास सिस्टर्नी है, ठीक है। सिस्टर्नी है, ठीक है। इसी तरह ये एक नीचे एक हमारे पास क्या है, ये भी एक सिस्टर्नी है, ये फिर एक सिस्टर्नी है, ठीक है। ये एक सिस्टर्नी, लेकिन इन सारी सिस्टर्नी में एक नेट्स एक सेट सा नजर आ रहा है, उसको हम कहेंगे हमारे पास, या तो उसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और गोल्जी ऑपरेटर, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सेट में डिफरेंट सिस्टर्नीज होती हैं, और पूरे सेट को हम क्या कहेंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स, या हम कहेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब कहते हैं, ये जो these hex can be transported to various location in the cells or its exterior इन द फॉर्म ऑफ सीक्रिएशन, ठीक है। ये जो हमारे पास एक सेक्स है, ठीक है। अब हम इनको कहते हैं कि ये जो सेक्स है, ये सेल
के अंदर एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं या फिर एक सेल से बाहर भी जा सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे पहले देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो हमारे पास मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक सेल है तो दरमियान में इसका न्यूक्लियस है, इसके बिल्कुल सराउंडिंग में एक दूसरा सेल भी प्रेजेंट होगा जिसका एक स्पेसिफिक उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होगा, इसी तरह यहाँ पे एक और सेल भी प्रेजेंट होगा तो उसका भी एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं ये जो हमारे पास सेक्स होती हैं, जो सिस्टर्नीज होती हैं, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंट सिस्टर्नीज प्रेजेंट है, ये क्या करती हैं, ये भी मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशन, ठीक है। एक सेल के इन अ सेल, ये सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक सेल है, एक सेल के यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, या फिर यहाँ इस सेल से यहाँ तक, यानी एक सेल के अंदर भी जा सकती है और सेल के बाहर भी जा सकती है, किसी दूसरे सेल में भी जा सकती है या फिर वैसे भी सेल के बाहर आ सकती है, ठीक है। These sex can be ट्रांसपोर्टेड यानी मुंतकिल हो सकती है टू वेरियस लोकेशन, बहुत सारी जगह में इन अ सेल, एक सेल के अंदर और इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब है उसके बाहर वाली फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सीक्रेशन, सीक्रेशन का मतलब एक स्पेसिफिक एक थैलीनुमासी स्ट्रक्चर में। अब ये जो एक सिस्टनी है, आप देखें इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ठीक है। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनेली है, ये प्लांट सेल में भी हो सकती है और एनिमल सेल में भी हो सकती है। अभी हमने पहले जो देखा था वो एनिमल सेल था, ठीक है। तो हम देखें, आप देखें ये जो हमारे पास एक वेजिकल का मतलब भी बेसिकली एक थैलीनुमा ही चीज होती है, यानी एक स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक किस्म का, ठीक है। ये जो हमारे पास एक वेजिकल है, एक थैली सी चीज है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक ये हमारे पास ब्लू कलर में ये जो आपको लाइन दिखाई है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब आप देखेंगे हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक थैली सी नजर आ रही है, ठीक है। ये आपको जो थैली नजर आ रही है, इसके अंदर छोटे छोटे से दानेदार आपको चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसको हम कहते हैं कि जब सेल के अंदर एंटर होती है तो हमारे पास एक थैली नुमा चीज है, ठीक है। लेकिन जब ये सेल के बाहर जा रही है, इसको हम नाम दिए प्रोडक्ट फॉर सीक्रेशन। आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए कि हमारे पास इसके अंदर पहले वेजिकल्स एंटर हो रही है, यहाँ पे लिखा है वेजिकल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी हमने देखा था कि इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स किसकी हेल्प करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसी तरह ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली, इसका जो बेसिक फंक्शन है ना, ये भी हमारे पास सीक्रिएशन में हेल्प करता है। सीक्रेशन के लिए वेजिकल्स को तैयार करता है। अब वो जो प्रोटीन में सिंथेसिस होना है, वो जो वेजिकल्स हैं वो पहले यहाँ पे आएंगी, यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर इसकी इस ऑर्गेनेली के अंदर एंटर होगी। जब वो एंटर हो रही है तो वो सिर्फ एक वेजिकल सी नजर आ रही है, लेकिन अगर आप बाहर देखें तो जब वो बाहर निकली है तो वो उसके बाहर एक पिंक कलर की आपको एक डार्क लाइन नजर आ रही है, यानी इन्होंने अपने ऊपर एक स्पेसिफिक बाउंड्री बना ली है। वो अपने आप को पैक कर लेती है, यानी पैकिंग की फॉर्म में बाहर जा रही है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ सीक्रिएशन, वो सीक्रिएट हो रही, सीक्रेशन का मतलब है खारिज होना, बाहर निकल रही है, ठीक है। सीक्रिएशन बन के बाहर निकल रही है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मी, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मॉडिफाई का मतलब क्या, उसके ऊपर वर्क करती हैं। अब ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है किसको मॉडिफाई, किसके ऊपर वर्क करती है, मॉलिक्यूल्स को, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आ रहे हैं, एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। उनको मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब कि उनको सैक का मतलब एक ऐसी थैली बना देती है जिनकी एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है, और उन सेक्स को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास गोल्गी वेसिकल्स हैं, ठीक है। आप अगेन इस डायग्राम को देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जब हमारे पास वो एक सेल के अंदर एंटर हो रही है, ठीक है, यहाँ पे वो अंदर एंटर हो रही, वेजिकल्स आ रही हैं, ठीक है, यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इसके बाहर से इसके अंदर इंटर हो रही हैं। तो वो जब वेजिकल्स जब इंटर हो रही है तो उनके ऊपर कोई भी किसी किस्म की बाउंड्री नहीं है, ठीक है। ये जो आपको एक वेजिकल्स ही नजर आ रही है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्हें हेल्प करना होता है, ठीक है। क्योंकि क्यों हेल्प करें, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स जो होते हैं उनका बेसिक वर्क प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये जब एंटर आ रही है वेसिकल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये बिल्कुल इनके ऊपर कोई ये बिल्कुल खाली नजर आ रही है। लेकिन जब ये आप देखिए सीक्रेशन, सीक्रेशन का मतलब वो बाहर खारिज हो रही है। ये जो सिस्टनी है, जब इन्होंने बाहर निकलना है तो इन्होंने एक स्पेसिफिक सीक्रेशन की फॉर्म में निकला है, ठीक है। एक स्पेसिफिक एक बाउंड्री के वेसिकल्स की फॉर्म में निकला। वेसिकल का मतलब भी थैली ही होता है, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर सीक्रेशन ही खारिज होने के लिए, लेकिन इनके ऊपर हमारे पास क्या है, एक मेम्ब्रेन बन गई, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स, एक छोटी सी एक थैली नुमा सी एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन भी होता है, और इसी मेम्ब्रेन की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास गोल्जी वेसिकल्स हैं, ठीक है। गोल्जी वेसिकल्स का मतलब हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये गोल्जी एपरेटस से बाहर निकली है, और जब ये बाहर निकली है तो ये पैक की हुई है, ठीक है। पैक किसने किया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने किया, गोल्जी एपरेटस ने किया। तो इसी वजह से हमने इसको इन थैलीज को नाम दे दिया कि हमारे पास क्या गोल्जी वेसिकल्स है। जब ये आ रही थी तो ये सिंपल हमारे पास वेसिकल्स थी जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही थी। लेकिन जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इनको ट्रांसपोर्ट करना, इनको सीक्रिएट करना, एक स्पेसिफिक सीक्रेशन स्पेसिफिक वेसिकल्स की फॉर्म में, तो इनके ऊपर एक बाउंड्री बना दी, एक स्मॉल मेम्ब्रेन इनके ऊपर डेवलप हो गई, जिसको हमने नाम दे दिया कि हमारे पास गोल्जी वेसिकल्स है। So that's it for today. In the next lecture we will discuss another organelles of cells. Thanks for watching.